आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 3-4 न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो पहला है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कब चालू हुआ था? 2019 में। लेकिन ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है? जब भी ना एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस उन्होंने किसी ने इनोवेट किया है, क्या वो डायरेक्टली पब्लिक को जाकर दे सकते हैं? नहीं। करेक्ट। उनको एक एनवायरनमेंट टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद उसका बेनिफिट्स, उसका रिस्क, ये सब देखकर उसके बाद ही वो दे सकते हैं पब्लिक को। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कोडिंग। ठीक है, एक आईटी सॉफ्टवेयर में जब भी एक कोडिंग का रिक्वायरमेंट आता है, पहले उस कोडिंग को डेवलप करते हैं और उसके बाद बहुत सारा एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे क्यूए एनवायरनमेंट, एक्सएटी, यूएटी जैसे बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं। वहां टेस्टिंग करके ही उसके बाद ही फाइनल प्रोडक्ट वो क्लाइंट के देंगे। उसी तरफ इसमें भी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स वो एक एनवायरनमेंट है जो कौन देता है उस एनवायरनमेंट को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस एनवायरनमेंट को देता है। जो भी फिनटेक या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक बैंक या एनबीएफसी कुछ नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट का और कुछ नया फाइनेंशियल सर्विस इनोवेट करते हैं, तो वो इस एनवायरनमेंट में टेस्ट कर सकते हैं। मानते हैं एक स्टार्टअप है, ठीक है, उनके पास उतना पैसा नहीं है ना, नहीं होता है ना उस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। पहले एक प्रोडक्ट को टेस्ट करना है तो उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, उस एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है, स्पेशली स्टार्टअप। तो ये ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक एनवायरनमेंट देता है। अब सिर्फ आपको प्रोडक्ट को वहां टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद उसका पॉजिटिव, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिस्क, ये सब एवेल्युएट करके और इम्प्रूवमेंट भी करके वो फाइनली सेफ है तो वो डिप्लॉय कर देंगे पब्लिक के साथ, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली पब्लिक के साथ दे देंगे। ठीक है, यही है ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का पर्पस। तो ये कब चालू होता है वो आपको याद होना चाहिए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ये कॉन्सेप्ट 2019 में। So I'll read this. Regulatory sandbox usually refers to live testing of new products or services in a controlled or test regulatory environment for which regulators may or may not permit certain regulatory relaxation for the limited purpose of testing. तो ये टेस्टिंग करते हैं ना, उस टेस्टिंग समय उस सिर्फ एक एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं। तो उस एनवायरनमेंट में सर्टेन रेगुलेटरी रिलैक्सेशन देंगे या ना देंगे। ओके, क्योंकि वो सिर्फ टेस्टिंग है तो डिफरेंट यूज केसेस होंगे ना, तो डिपेंडिंग अपॉन द टेस्टिंग ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे या नहीं देंगे डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। सो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ये अ फॉर्मल रेगुलेटरी प्रोग्राम for market participants to test new products, services or business model with customers in a live environment subject to certain safeguards and oversights. The proposed financial service to be launched under the regulatory sandbox should include new or emerging technology or use of existing technology in an innovative way and should address a problem and bring benefits to customers. Okay, तो ये जो भी प्रोडक्ट हम टेस्ट करें वो नया होना चाहिए या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से नया इनोवेटिव होना चाहिए। ठीक है, और वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस क्यों इनोवेट करते हैं? क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हु कैन पार्टिसिपेट? जो लोग यहाँ टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, वो है फिनटेक कंपनीज इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनी अदर कंपनी, LLP दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स। ये सारे लोग उस एनवायरनमेंट में टेस्ट कर सकते हैं, ये सारे लोग पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। इसमें ना इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में 5 कोहोर्ट है। ओके, ईच कोहोर्ट ईच टीम पर फोकस करता है। तो ईच कोहोर्ट में ईच टीम है। ये टीम क्या है कि हम इनोवेटिव प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे। ठीक है, इनोवेटिव प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए ये एनवायरनमेंट है। ये लेकिन क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट है? क्योंकि ये बहुत सारे फील्ड है ना, लाइक रिटेल, कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल इंक्लूजन, बहुत सारे हैं। तो किस में करेंगे ये बताएंगे। तो पहला है रिटेल पेमेंट। तो जो भी फिनटेक या स्टार्टअप रिटेल पेमेंट रिलेटेड इनोवेशन किए हैं वो यहाँ आकर टेस्ट कर सकते हैं। यही है इस कोहोर्ट या टीम का मतलब है। ठीक है, तो पहला कोहोर्ट फोकसेस ऑन रिटेल पेमेंट, सेकेंड है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, थर्ड है MSME लेंडिंग, फोर्थ है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स और लास्ट फाइनल फिफ्थ है टीम न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कि कोई टीम नहीं है इसमें। देयर इज नो फिक्स्ड टीम और कैटेगरी फॉर दिस।
कंपनीज कैन अप्लाई विथ एनी काइंड ऑफ इनोवेशन इन द फाइनेंशियल और फिनटेक। सिर्फ ये इनोवेशन फिनटेक या फाइनेंशियल के बारे में होना चाहिए, कोई थीम नहीं है, लेकिन पहले 4 में कुछ थीम है, ठीक है। आप ये थीम का नाम याद होना चाहिए और प्लीज प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट 5 कोहोर्ट्स और उसका थीम आपको जरूर याद होना चाहिए। तो थीम न्यूट्रल ना, ये है लेटेस्ट थीम। तो इसको अप्लाई करने के लिए विंडो ओपन है। स्पेसिफाइड टाइम विंडो फॉर रिसीविंग एप्लीकेशंस वाज आल्सो अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2023 व्हिच विल क्लोज इन 2025। जैसे ये 5th थीम के लिए ये विंडो ओपन है, अक्टूबर 2023 में ओपन हुआ था और अब मई 2025 में क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली पहला 4 थीम था ना, उसके लिए भी एक विंडो था, 1 या 2 साल का विंडो था। वहां पार्टिसिपेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद वो उनका प्रोडक्ट उस एनवायरनमेंट टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस डेट के बाद ना क्या होगा, वो टीम क्लोज कर देगा। तो पहला हमने क्या देखा है, रिटेल पेमेंट था, ठीक है। इसमें एक विंडो ओपन था, मानते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, मानते हैं 1 साल के लिए ये विंडो ओपन था, तो 1 साल के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद 1 साल के लिए उनका प्रोडक्ट वहां टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये सब खत्म, ये टीम क्लोज हो चुका है। दूसरा टीम चालू हुआ, वो दूसरा टीम क्या था, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ओके, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए पार्टिसिपेंट्स उनका एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो भी पार्टिसिपेंट रिटेल पेमेंट में करना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो विंडो क्लोज हो गया, सिर्फ सेकेंड टीम शुरू हो गया था। लेकिन अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब भी ना रिटेल पेमेंट या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के रिलेटेड उनके पास एक इनोवेशन हो सकता है ना, तो उनके लिए वो एनवायरनमेंट चाहिए वो टेस्ट करने के लिए। इसीलिए अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने डिसाइड किया कि एक ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी लाएंगे फॉर टीम्स ऑफ क्लोज्ड कोहोर्ट्स। जो भी क्लोज हुआ ना उसके लिए एक ऑन टैप फैसिलिटी लाएंगे। ऑन टैप फैसिलिटी का मतलब है कुछ विंडो टाइमिंग नहीं होगा, आप जब भी चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आरबीआई वैलिड है तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। वही है ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी। और उन्होंने अब डिसाइड किया कि अब ये टीम न्यूट्रल भी विल बी पार्ट ऑफ दिस ऑन टैप फैसिलिटी। अक्टूबर 2021 में डिसाइड हुआ कि जो भी क्लोज कोहोर्ट है उनको ऑन टैप फैसिलिटी लेना चाहिए, और अब डिसाइड हुआ कि ये टीम न्यूट्रल भी विल बी पार्ट ऑफ दिस ऑन टैप फैसिलिटी अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ठीक है। तो ये सब ना आप इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। जब भी एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, क्या क्या इनोवेशन टेक्नोलॉजीज अप्लाई करते हैं आरबीआई इस डिजिटल एरा में, इस कॉम्पिटिटिव एरा में, तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक पॉइंट आप देख सकते हैं इसके बारे में, इसलिए आप ये 5 टीम को प्लीज याद रख लीजिए। नेक्स्ट है प्रवाह प्लेटफॉर्म, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए। प्रवाह स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। रिपीट करती हूँ, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ये ना जो भी आपका लाइसेंस चाहिए, कुछ एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए ना, ये सारे आप इस प्लेटफॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। एंटिटी या इंडिविजुअल ये कर सकते हैं आरबीआई को। So it is a secure and centralized web-based portal for any individual or entity to seek authorization, license or regulatory approval on any reference made by to the Reserve Bank of India. तो Reserve Bank of India से authorization या license या कुछ approval चाहिए तो वो लोग इस प्लेटफॉर्म में जाकर वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, मई 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो सबमिट क्या कर सकते हैं, सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन, और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आरबीआई ने इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन बोला, तो वो क्लैरिफिकेशन इसी पोर्टल वाया आपसे पूछेगा और आप इसी पोर्टल वाया आप ये क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड टू एनी क्लैरिफिकेशन और क्वेरी सॉट बाय द आरबीआई इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन और रेफरेंस। और दूसरा, रिसीव अ डिसीजन फ्रॉम द आरबीआई इन टाइम बाउंड मैनर, क्योंकि ये सब डिजिटली हो रहा है ना, ये सब पोर्टल में हो रहा है, सो सब टाइम ट्रैकिंग भी हो रहा है। तो आरबीआई भी टाइम बाउंड मैनर से आपको डिसीजन देना चाहिए, इधर अप्रूवल देना चाहिए या प्रॉपर रीजन से रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये सारे होते हैं इस प्लेटफॉर्म में। So with effect from May 1st, 2025, all applicants, including regulated entities, they are advised to use Prava for submitting applications for regulatory authorization, license and approvals. तो फ्रॉम May 1st आप देखें तो जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है सारे
जो भी एप्लीकेशन है वो इसी पोर्टल में सबमिट करना चाहिए। इन एक्सेप्शनल केसेस where members of the public are not able to submit their application through Prava system, they may submit directly to the Reserve Bank. तो एक्सेप्शनल केसेस में ही आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये प्रवा पोर्टल में ही सबमिट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर रिडेम्पशन अंडर द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 9069। तो यही है वो प्राइस आरबीआई ने डिक्लेयर किया है 9069 में रिडीम होगा ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये नंबर आपको याद नहीं रखना चाहिए, मैं सिर्फ एक न्यूज़ बता रही हूँ, लेकिन आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में आपको जानना चाहिए, तो वही हम अब डिस्कस करेंगे। तो ये कब चालू हुआ था? तो ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये स्कीम आपको देगा, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो ये क्या है? ये एक ऑल्टरनेटिव है टू होल्डिंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म। तो गोल्ड क्यों बाई कर रहे हैं लोग? दो रीजन के लिए। पहला रीजन है ज्वेलरी फॉर्म, क्योंकि ये एक्सेसरी है, ठीक है। दूसरा है वो है इन्वेस्टमेंट, जैसे लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्राइस ना हर दिन बढ़ते ही जा रहा है, हर दिन या हर महीना बढ़ता ही जा रहा है। सिमिलरली गोल्ड का प्राइस भी इट कीप्स इंक्रीजिंग। तो वही एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक एक्सेसरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें वो लोग ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी बढ़ता ही जाएगा जैसे ये गोल्ड बढ़ता ही जाएगा। ओके, as the gold grows in price, as the gold price increases, so will the sovereign gold bond price also increase the same manner. तो इससे क्या बेनिफिट है ना, द रिस्क एंड द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आर एलिमिनेटेड, क्योंकि ये डिजिटली स्टोर्ड है। तो ये रिस्क, स्टोरेज का रिस्क या कुछ कॉस्ट का आप स्टोर कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, और तो आप कहाँ स्टोर करेंगे? आप किसी लॉकर में स्टोर करेंगे, तो उस लॉकर का रेंट आपको भरना चाहिए। तो ये सब कॉस्ट आप अवॉइड कर सकते हैं। और इन्वेस्टर्स आर अश्योर्ड ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड पीरियोडिकल इंटरेस्ट। तो आपको ये 100% अश्योरेंस है गवर्नमेंट से कि जब आप रिडीम कर रहे हैं उस दिन क्या प्राइस है वो आप देंगे, उस दिन नहीं, वो एक कैलकुलेशन है रिडेम्पशन के लिए, वो एक कैलकुलेशन है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो लेकिन उस समय क्या गोल्ड का प्राइस है वही आपको मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, एक इंटरेस्ट भी मिलेगा जो नॉर्मल गोल्ड में नहीं मिलता है, वो यहाँ मिलेगा। तो यही है मेन फीचर्स ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो कौन कौन ये खरीद सकते हैं? इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये सारे लोग खरीद सकते हैं। एनआरआई कैन नॉट बाई, रिमेंबर एनआरआई कैन नॉट इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। बट What happens if an RI becomes an NRI? मतलब एक रेसिडेंट इंडिविजुअल NRI बनता है तो क्या होगा? तो तब क्या होगा ना, they can continue to hold the sovereign gold bond till the early redemption or maturity. तो जब तक ये मेच्योर या रिडेम्पशन होगा तब तक वो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या जॉइंट होल्डिंग अलाउड है? यस, जॉइंट होल्डिंग अलाउड है इसमें, और इसका लिमिट अप्लाइज टू द फर्स्ट एप्लीकेंट। का मतलब है कि मानते हैं एक पर्सन ए और बी, दो पर्सन है, ये दोनों इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक लिमिट है, ओके। इंडिविजुअल के लिए लिमिट है 4 kg, याद रख लीजिए, इंडिविजुअल का लिमिट है 4 kg। तो द लिमिट अप्लाइज टू फर्स्ट एप्लीकेंट, मतलब है कि ये लिमिट, ये दोनों ये खरीद रहे हैं, लेकिन ये लिमिट अप्लाइज टू द फर्स्ट एप्लीकेंट अलोन, ओके। बी ना इंडिविजुअली जाकर और 4 kg वो खरीद कर सकता है। 4 kg मतलब 4 kg in the form of sovereign gold bond. I'm telling you, in the form of sovereign gold bond. Okay. In this joint holding, this 4 kg applies, if you see, the limit applies to the first applicant. इस A और B joint holding में A first applicant है और B second applicant है, तो ये 4 kg इस applicant में चालू होगा, okay. B इंडिविजुअली वो जाकर और एक 4 kg वो खरीद सकता है sovereign gold bond के फॉर्म में। नेक्स्ट, कैन माइनर इन्वेस्ट? यस, माइनर भी इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, और इसका मिनिमम लिमिट है 1 ग्राम और मैक्सिमम लिमिट है, हमने देखा कि इंडिविजुअल और HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दोनों के लिए 4 kg है। और अब ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वैसे देखें तो उनका लिमिट है 20 kg। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल HUF 4 kg, ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वैसे के लिए 20 kg। और ये लिमिट का ड्यूरेशन क्या है? ये लिमिट है फिजिकल ईयर के लिए, मतलब अप्रैल
टू मार्च, वो ड्यूरेशन के लिए ये लिमिट है, ठीक है, 4 kg। तो उस सारे एक वर्ष में, उस अप्रैल टू मार्च में आप सिर्फ मैक्सिमम 4 kg होल्ड कर सकते हैं, आप ये इंडिविजुअल या HUF हो। तो ये इट इंक्लूड्स डिफरेंट ट्रांचेस प्लस सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ना RBI डिफरेंट ट्रांचेस में सेल करते हैं, ठीक है। मानते हैं कि ये अप्रैल 2025, ठीक है, नया वर्ष चालू हो चुका है, नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है। तो इसमें एक ट्रांच में उन्होंने सेल किया है, ये फर्स्ट ट्रांच, ओके, RBI ने सेल किया है ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को। फिर नवंबर में सेकेंड ट्रांच, मतलब है कि डिफरेंट सेट, ओके, डिफरेंट फर्स्ट सेट उन्होंने सेल किया है और सेकेंड ट्रांच का मतलब है सेकेंड सेट सेल कर रहे हैं। तो ये सारे मिलकर भी आपको 4 kg होना चाहिए, मतलब है कि फर्स्ट ट्रांच में 4 kg और दूसरा ट्रांच में 4 kg, वैसा नहीं होना चाहिए। टोटल फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूडिंग डिफरेंट ट्रांचेस, इंक्लूडिंग सेकेंडरी मार्केट। ये सेकेंडरी मार्केट क्या है कि ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मार्केट में ट्रेडेबल है, मतलब आप वो खरीद लिए हैं, लेकिन आपको 20 या 30 दिन के बाद आपको पैसा चाहिए, तो ये आप ना मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इक्विटीज या शेयर्स आप ट्रेड कर सकते हैं ना, TCS या रिलायंस शेयर आप ट्रेड करते हैं ना मार्केट में, वैसे ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी ट्रेड होगा मार्केट में, तो वहां आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप मानते हैं कि आपने ये फर्स्ट सेट अप्रैल 2025 में फर्स्ट सेट RBI ने इश्यू किया है, वहां से आप 2 किलो का SGB खरीद लिए हैं, और आप सेकेंडरी मार्केट में भी खरीद सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में मैक्सिमम अप टू 2 किलो ही खरीद सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, डिफरेंट ट्रांचेस, एवरीथिंग टुगेदर आप सिर्फ 4 किलो के ज्यादा आप नहीं खरीद सकते हैं एक फिजिकल ईयर में। एक फिजिकल ईयर का मतलब है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। नेक्स्ट, मैंने बोला था ना एक इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, ये है वो इंटरेस्ट 2.5% पर एनम, सेमी एनुअली पे करेंगे, मतलब वंस इन 6 मंथ्स आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा आपके अकाउंट में। तो क्या ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है? हाँ, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है। जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना, उसमें टैक्स अप्लीकेबल होगा। इसका टेन्योर है 8 ईयर्स। रिमेंबर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का टेन्योर है 8 वर्ष, लेकिन आप आफ्टर 5th ईयर रिडेम्पशन कर सकते हैं। अब हमने देखा है ना, अराउंड 9,000 रुपीज RBI ने बोला वो है रिडक्शन। जो भी 5 साल हुए हैं वो खरीद के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इफ इट इज बीन मोर देन 5 years ओल्ड, आप जाकर रिडीम कर सकते हैं। वो पैसे 9,069 रुपीज जो भी RBI ने बताया वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उनको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। वही है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन अलाउड आफ्टर 5th ईयर। टेन्योर, टोटल टेन्योर है 8 ईयर्स, लेकिन रिडेम्पशन कर सकते हैं आफ्टर 5th ईयर। तो कैपिटल गेन टैक्स एक्सेम्प्टेड, ये क्या है? ये मानते हैं कि हमने 1 लाख में ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं, ठीक है, और अब उसका वैल्यू है, मैं अब रिडीम कर रही हूँ, ओके, 5 years हो चुका है, मैं आपकी रिडीम कर रही हूँ, उसका वैल्यू है 5 lakhs। तो क्या गेन कितना हुआ? 4 lakhs हुआ। तो इसमें क्या टैक्स होगा? नहीं, इसमें टैक्स नहीं होगा, इसमें टैक्स एक्सेम्पशन है। वही है ये पॉइंट, कैपिटल गेन्स टैक्स एक्सेम्प्टेड, लेकिन इंटरेस्ट टैक्सेबल है। डोंट गेट कंफ्यूज, जो भी आप इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो टैक्सेबल है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स है ना, वो गेन टैक्स एक्सेम्प्टेड है। तो वहां कहाँ जाकर खरीद सकते हैं? तो आप नेशनलाइज्ड बैंक्स, scheduled private banks, scheduled foreign banks, designated post offices, stock holding corporation of India. This is very important because I'm sure everyone, आप सब लोग को बताया कि ये बैंक्स में जाकर खरीद सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी जाकर खरीद सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में किया जाकर खरीद सकते हैं, यस, वहां भी जाकर खरीद सकते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस यू कैन नॉट बाई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ भी हम खरीद सकते हैं, इसलिए प्लीज रिमेंबर दिस एंड ऑल, इट इज एन ईजी ऑप्शन, बट दिस इज ए ट्रिकी वन। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी आप खरीद सकते हैं। तो मैंने बोला कि रिडेम्पशन का वैल्यू उन्होंने RBI ने बताया ना, वो रिडेम्पशन का वैल्यू उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है। तो ऐसे डी डे, ओके, डी डे का मतलब है वो ही दिन है जहां रिडेम्पशन होना है। तो प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? D-3, D-2, D-1 डिवाइडेड बाई 3, वो एवरेज प्राइस, एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ द गोल्ड ऑफ 99 प्योरिटी, रिमेंबर 99 प्योरिटी ऑफ द प्रीवियस 3 बिजनेस डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीपेमेंट। तो आज रीपेमेंट हो रहा है ना, द प्रीवियस 3 डेज का एवरेज क्लोजिंग प्राइस क्या है, उससे ही ये रिडेम्पशन का प्राइस कैलकुलेट होगा। और ये प्राइस कौन डिक्लेयर करता है? ये प्राइस इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड, ये वो ही डिक्लेयर करते हैं। रिमेंबर,
This price is released by India Bullion and Jewellers Association Limited. नेक्स्ट, पेमेंट कैसे पेमेंट कर सकते हैं। जो भी खरीद रहे हैं आपको पेमेंट करना है ना, आप चेक, डीडी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं और कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कैश का लिमिट है 20,000। रिमेंबर, कैश का लिमिट है 20,000, 20,000। आप डिजिटल पेमेंट में खरीद रहे हैं तो आपको 50 पर ग्राम लेसर होगा, आपको एक डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट है 50 पर ग्राम लेसर, वो डिजिटल पेमेंट में आप खरीद रहे हैं तो। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ वेरी ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से आप लोन ले सकते हैं? यस, इट कैन बी यूज्ड एज अ कोलैटरल फॉर लोन्स। तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी, ये सारे लोग इसको दे सकते हैं लोन अगेंस्ट द सोवरेन गोल्ड। जैसे गोल्ड है ना, आप गोल्ड को प्लेज करके आप लोन देंगे ना, तो आप गोल्ड जाकर सबमिट करते हैं बैंक को, तो इसको एवेल्युएट करके, प्यूरिटी चेक करके वो एक पैसा देगा। ओके, गोल्ड एज ए कोलैटरल वो पैसा देगा। वैसे ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी एक कोलैटरल समझकर बैंक पैसा देगा। सो दिस इज एलिजिबल एज ए कोलैटरल, इट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज एलिजिबल एज कोलैटरल फॉर लोन्स, और नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अलाउड है। तो जो भी इसको खरीद रहे हैं ना, उसमें एक नॉमिनेशन फैसिलिटी है, तो उनका नॉमिनी एनरोल कर सकते हैं। यही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इंपॉर्टेंट फीचर्स। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Please remember all the features. Okay, this is a very very important scheme. Please remember everything. ये पीपीटी ये पीपीटी पीडीएफ को कन्वर्ट करके मैं हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है सक्सेस मॉक पीआईबी एंड आरबीआई करंट अफेयर्स, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। तो वहां आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं और हाईलाइट करके आप पढ़ भी और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल में हर एक दिन पीआईबी या आरबीआई का न्यूज़ अपलोड होगा। तो ये सारे न्यूज़ आपकी रेगुलेटरी सिर्फ नहीं, जैसे सेबी और आरबीआई, नाबार्ड, आपकी बैंकिंग एग्जाम जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सारे सर्टेन डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, जहां आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एसबीआई और आईबीपीएस डिस्क्रिप्ट में आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल अच्छा लगा तो आपको हमारा कंटेंट अच्छे लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।